brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको दो खबरें बताऊंगा। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खबर है जिसका फॉलोअप है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और दूसरी खबर, जैसा कि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी लेकर आता हूं, वैसी ही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको उस बड़ी खबर के बारे में जानकारी देते हैं जिसका ताल्लुक उत्तराखंड से है और जिस मामले में एक लड़की की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी और उस हत्याकांड में अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। अंकिता भंडारी मर्डर केस। आप सारे लोगों ने ये नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, क्योंकि अंकिता भंडारी एक सामान्य परिवार से आने वाली लड़की थी जिसने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। वो एक रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उसने काम करने की शुरुआत की थी, लेकिन जो रिसोर्ट का जो मालिक था वो और उसके बिगड़ेल मिजाज दोस्त और उस रिसोर्ट के मैनेजर, इन सारे लोगों ने मिलकर उस लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। यानी उस लड़की को देह व्यापार के धंधे में धकेलना चाहते थे। उस लड़की से वो कहते थे कि मेरे कुछ वीवीआईपी और वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं, उनके लिए तुम्हें कुछ स्पेशल सर्विसेज देनी होंगी, एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी होंगी और बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। अब कोई अच्छे घर की लड़की वो इस तरह के प्रपोजल को भला कैसे स्वीकार कर सकती है? तो अंकिता जो है इस बात से बहुत नाराज़ हो गई थी, चिढ़ गई थी और लगातार उसकी इस बात को लेकर उस रिसोर्ट के मालिक एक शख्स पुलकित आर्य से कहा सुनी और लड़ाई झगड़े की शुरुआत हो गई थी। पुलकित आर्य बीजेपी के एक कद्दावर नेता, अब तो खैर बीजेपी से उनको भी निकाल दिया गया, उसका बेटा था। नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा दिमाग पर जोर डालूं तो शायद विनोद आर्य नाम था। तो पुलकित आर्य पर जो है उसके साथ लगातार अंकिता की कहासुनी और लड़ाई झगड़े इसी मामले को लेकर हो रहे थे। इन्हीं चीज़ों के बीच में 18 सितंबर 2022 को अंकिता अचानक से गायब हो गई और उसके घर वालों ने, जानने वालों ने, दोस्तों ने जब उसे ढूंढना शुरू किया तो उसका कोई पता नहीं चला। फिर यमकेश्वर है एक जगह उत्तराखंड में जहाँ पर जंगलों के अंदर वो रिसोर्ट था, उस रिसोर्ट के में जाकर कुछ लोगों ने पता करने की कोशिश की, पूछताछ करने की कोशिश की। इस बीच ये पता चला कि रिसोर्ट का जो मालिक है पुलकित आर्य, उसने भी अंकिता की गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। यानी जो कातिल था वो खुद ही मुद्दई बनकर, कंप्लेनेंट बनकर इस मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। शुरू में तो ये पता नहीं था कि यही कातिल है। तो गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है और पुलिस अंकिता की तलाश में लग जाती है। ढूंढते हुए, जानकारी जुटाते हुए पुलिस को यमकेश्वर के पास में एक जगह है जिसे चीला बैराज के नाम से जानते हैं। यानी ये एक नहर है और वहाँ पर बांध है। तो चीला बैराज जो है, इस जगह पर काफ़ी पानी है और इसी चीला बैराज की तरफ अंकिता, पुलकित, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, यानी इन तीन लड़कों के साथ या तीन लोगों के साथ अंकिता स्कूटी पर अलग अलग दो गाड़ियों में जाती हुई दिख रही थी, 2 या 3। और आते समय अंकिता की कोई तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में नज़र नहीं आ रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू, बहुत बड़ा एविडेंस था जिसके आधार पर इस मामले की तफ्तीश की शुरुआत हुई। और जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि अंकिता भंडारी को इन्हीं तीनों लोगों ने मिलकर उसी चीला बैराज में ऊपर से धक्का दे दिया था और पानी में गिरने की वजह से, डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तकरीबन 5 दिन बाद 24 सितंबर को उसकी लाश बरामद हुई थी और सड़ी गली हालत में वो लाश मिली थी, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही थी कि अंकिता को 18 सितंबर की शाम के आसपास ही धक्का देकर पानी में गिरा दिया गया था। तो ये अपने आप में बहुत जघन्य हत्याकांड था जिसमें किसी लड़की को इस तरह के काम के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसे अनैतिक कहते हैं और जो आदमी डाइजेस्ट नहीं कर सकता आसानी से। और उस लड़की ने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसने जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये अंकिता का जो कैरेक्टर है, उसकी जो शख्सियत है, उसका एक ब्राइट साइड है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग बहुत इमोशनल होकर अंकिता की इस दुखद मौत के बाद इस मामले में गुनहगारों के लिए सज़ा की मांग कर रहे थे और लगातार इस मामले को फॉलो कर रहे थे। ये केस कोर्ट में चल रहा था और फाइनली कोर्ट द्वार के
एडिशनल सेशन जज ने इस मामले में सज़ा सुनाई है और सज़ा जो है तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा दी है और साथ ही इन पर 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई है। और इसी से ये इस बात की पुष्टि भी हो गई है कि अंकिता की मौत के पीछे यही तीनों लोग थे। अब अंकिता के घर के लोग बहुत सेटिस्फाइड नहीं हैं। उनका ये कहना है कि इस मामले में होनी चाहिए थी फांसी, लेकिन आजीवन कारावास की सज़ा हुई तो वो इस मामले की फरियाद लेकर फांसी की मांग को लेकर जो है वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो एक अनएक्सप्लोर्ड पहलू है, एक ऐसी जानकारी या एक ऐसा पक्ष है जो सामने नहीं आया, वो ये कि अंकिता जिस वनंतरा रिसोर्ट नाम के रिसोर्ट में काम करती थी, जिसका मालिक पुलकित आर्य था, और पुलकित आर्य अंकिता को बार बार ये कहता था कि तुम्हें मेरे वीवीआईपी गेस्ट्स के लिए स्पेशल सर्विस देनी होगी। वो वीवीआईपी गेस्ट कौन था जो उस रिसोर्ट में आता होगा या आने वाला था, जिसको खुश करने के लिए वो अंकिता को उसके पास या उसके कमरे में भेजना चाहते थे? इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। बहुत से लोगों का ये कहना है कि उत्तराखंड की सरकार अगर चाहती तो इस मामले का खुलासा हो जाता, लेकिन शायद कोई पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा रहा जिसकी वजह से पुलिस ने इस मामले में की जो तफ्तीश थी उसमें उस पहलू को ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया, जो शायद और गहराई से एक्सप्लोर करने से पता चल जाता। तो ये एक बात है जिसका सच अभी भी सामने नहीं आया है। लेकिन इस मामले में कम से कम राहत की बात ये ज़रूर है कि जो भी आरोपी थे वो दोषी करार दिए गए हैं और सबूतों की रोशनी में, गवाहों की गवाही में ये पाया गया है कि पुलकित, सौरभ और अंकित, इन्हीं तीनों ने मिलकर अंकिता की हत्या की थी और इन तीनों को अब सज़ा हो गई है। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट अपडेट इस मामले का, जिससे मुझे लगा कि आप लोगों को मुझे वाकिफ़ कराना चाहिए। और अब आइए आपको एक कॉम्प्लिकेटेड मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उस केस का अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ। ये मामला है गुजरात का। गुजरात में एक शहर है पाटन, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। पाटन को गुजरात के सबसे पुराने शहरों में गिना जाता है। तो इसी पाटन शहर के पास एक गांव है जिस गांव का नाम है जाखोत्रा। जाखोत्रा गांव पाटन शहर के मुख्यालय से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर है और इसी जाखोत्रा गांव में अभी पिछले मंगलवार को, आज तो फ्राइडे है, मैं आप लोगों के सामने हूं और मंगलवार यानी मैं एग्जैक्टली डेट देखकर आपको बता दूं, मंगलवार जो है वो 27 तारीख है। तो पिछले मंगलवार को हुआ ये कि इस जाखोत्रा गांव में एक आदमी अपनी बीवी और 3 साल के बेटे के साथ अपने घर में सो रहा था रात को। रात के तकरीबन 3 बजे अचानक उस आदमी की नींद खुली और नींद इसलिए खुली क्योंकि 3 साल का जो बेटा है वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वो अपनी मम्मी को खोज रहा था। उसके पास मम्मी थी नहीं, यानी इस आदमी की बीवी जो है अपने बेड पर नहीं थी। तो इस आदमी को थोड़ी चिंता भी हुई कि अरे मेरी वाइफ कहाँ गई। इस आदमी का नाम है सुरेश गेंगा भीमा अहिर। तो ये जो सुरेश है, इसको हम सुरेश अहिर कहेंगे, बीच के 2 नाम अभी फ़िलहाल हटाते हैं समझने के लिए। तो ये जो सुरेश अहिर है ये परेशान हुआ कि मेरी वाइफ कहाँ गई, बेटा काफ़ी देर से रो रहा है। तो फिर उसने बेटे को चुप कराया और फिर अपनी वाइफ को वो उसने ढूंढने की कोशिश की। सबसे पहले तो वो वॉशरूम की तरफ ही गया कि एक बार पता कर ले कि कहीं मेरी वाइफ जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि मिडनाइट को वॉशरूम गई हो या कुछ कहीं पानी पी रही हो। तो किचन में, वॉशरूम में उसने ढूंढा, लेकिन उसकी वाइफ घर में नहीं थी। तो ये आदमी थोड़ा बेचैन हो गया। 3 बज रहे थे तो इसने अपनी वाइफ को तुरंत ही ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जो महिला घर में सो रही हो वो अचानक बिस्तर से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाए, घर में कहीं किसी कोने में न मिले, तो आदमी तो परेशान होगा। फिर वो ढूंढने लगा, घर से बाहर निकला और ढूंढते ढूंढते जो है वो तकरीबन सुबह का वक्त हो चला था और भोर का समय कह सकते हैं। इंग्लिश में उसके लिए एक वर्ड है वी आवर। तो इसी वी आवर में इस आदमी को अपने घर के पिछले हिस्से में कुछ सुलगता हुआ सा नज़र आया, धुआं सा नज़र आया। तो वो वहाँ पर गया और जाने के बाद वो ये देखकर सहम गया कि उसकी बीवी जो है वो बुरी तरह जली हुई हालत में उसके घर के पिछले हिस्से में पड़ी हुई थी, जिसको वो इतनी देर से ढूंढ रहा था। ऑब्वियसली फ्रंट साइड में, गांव के दूसरे हिस्से में उसने ढूंढा होगा
और घर के आसपास भी ढूंढा होगा लेकिन नहीं मिली। और जब इत्तेफाक से घर के पीछे की तरफ गया तो थोड़ा धुआं उठता हुआ देखा और उसने देखा कि उसकी बीवी जो है उसकी बॉडी पड़ी हुई है। और आग जब बुझ रही होती है तो जिस तरह का कंडीशन होता है उस डेड बॉडी की कंडीशन वैसी ही थी। वो देखकर बुरी तरह से घबरा गया और परेशान हो गया कि उसकी बीवी को ये क्या हुआ और मिडनाइट में आखिर उसकी बीवी को कौन आग के हवाले कर गया। क्या उसकी बीवी ने खुद अपने आप को आग के हवाले कर दिया या फिर किसी ने उसकी जान ली। ये सारे सवाल उसके मन में थे। लाश की हालत ऐसी थी कि चेहरा आग की वजह से पूरी तरह विकृत हो चुका था, बिगड़ चुका था और बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा इंटैक्ट नहीं था जिसे देखकर ये इंश्योर कर पाता वो आदमी कि ये लाश जो है 100% उसकी बीवी की है। लेकिन उस लाश पर जो कपड़े थे, जो जेवर थे, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसकी पत्नी गीता की ही है। तो वो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा और पूरे गांव में तब तक ये खबर जो है जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग बहुत परेशान हो गए कि ये घटना हुई कैसे। इस बीच जब खबर पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और जो लाश बरामद हुई थी उस लाश की कुछ तस्वीरें पुलिस ने क्लिक की और आसपास के लोगों को दिखाई। और इसके अलावा गांव और गांव के बाहर भी पुलिस ने उस लाश के बारे में पता करने की शुरुआत कर दी। ऐसे तो ये आदमी जो है सुरेश, ये कह रहा था ये मेरी बीवी की लाश है, लेकिन वो पूरी तरह कंफर्म नहीं था क्योंकि बॉडी देखकर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था। जो डील डॉल है, जो हुलिया है, उसे देखकर वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो कपड़े थे और जो लाश पर जो जेवर थे वो उसकी बीवी के थे। तो इसीलिए पुलिस के मन में भी थोड़ा डाउट था कि पता नहीं ये लाश गीता की है या किसी और की है। इसीलिए पुलिस ने उसकी तस्वीरें क्लिक करवाई और उसके बाद आसपास के सारे इलाकों में उन तस्वीरों को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा और लोगों से ये अपील की कि आप पहचानिए कि ये डेड बॉडी कहीं आपके परिवार के किसी मेंबर की या जानने वाले की तो नहीं है। जब पुलिस ने इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया तो पुलिस को बहुत शॉकिंगली एक आदमी मिला जो आदमी उसी गांव का रहने वाला था और उसने क्लेम किया कि अरे ये बॉडी तो मेरे बड़े भाई साहब की है। वो आदमी भी हैरान था। वो आदमी इस बात से हैरान था कि मेरे बड़े भाई साहब उन्होंने लहंगा चोली क्यों पहनी और उनके शरीर में ये जेवर कहाँ से आए। वो बहुत हैरान था। लेकिन वो ये दावे से कह रहा था कि बॉडी को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये मेरे बड़े भाई साहब हरजी देवा सोलंकी साहब की ही लाश है। और उसने बताया कि मेरे बड़े भाई की उम्र 56 साल की थी। तो एक गांव में एक ऐसी लाश जो दो लोगों से मिलती थी, एक परिवार की महिला से और दूसरे परिवार के एक सीनियर आदमी से, एक पुरुष से, एक लाश जिस पर दो लोगों का दावा और दोनों दावों के पीछे अलग अलग कहानी। एक आदमी लाश को अपने भाई का बता रहा था, क्लेम कर रहा था और लाश के कपड़ों से हैरान था और दूसरा आदमी कपड़ों को, लाश पर जो कपड़े थे उसे अपनी वाइफ का बता रहा था, लेकिन लाश को देखकर उसके मन में डाउट था। तो ये कॉम्प्लिकेटेड केस जो है वो पुलिस के सामने था। पुलिस के सामने चुनौती थी कि वो इस मामले को सॉल्व करे और पता लगाए कि वो डेड बॉडी किसकी है। अब चूंकि जो मौत हुई थी हरजी देवा सोलंकी की, उसका भाई क्लेम कर रहा था कि ये बॉडी मेरे भाई की है। तो ये तो एक क्लेम की बात हुई, लेकिन तब तक पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो दो बातें तो बिल्कुल सिरे से ही क्लियर हो गई। एक तो ये क्लियर हो गया कि ये बॉडी जो है वो एक मेल बॉडी है, कोई महिला की लाश नहीं है। पहली बात तो ये पता चल गई। और दूसरी बात ये पता चल गई कि जिस भी आदमी की मौत हुई है उस आदमी की मौत जलने की वजह से हुई है। यानी वो आदमी जब जला तब वो जिंदा था। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी और तरीके से हत्या कर दी हो और वहाँ लाकर लाश फेंकी गई हो, ऐसा नहीं था। तो पोस्टमार्टम से ये दो बातें पता चली, लेकिन ये दोनों बातें जो है केस को कॉम्प्लिकेटेड और कर रही थी क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अगर ये मेल डेड बॉडी है तो उस पर महिला के कपड़े कहाँ से आए, और अगर ये मेल डेड बॉडी है तो वो जो महिला जिसकी तलाश उसका पति कर रहा था, सुरेश, अपनी बीवी गीता को ढूंढ रहा था, वो गीता कहाँ गई। तो गीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी अब थाने में दर्ज हो चुकी थी और उधर जो भाई है हरजी देवा सोलंकी जिसकी मौत हुई थी, उसके कत्ल का मुकदमा इस मामले में दर्ज हो चुका था। तो दो मामले पैरेलली अब चल रहे थे।
लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए, चूंकि दोनों मामले एक दूसरे से कनेक्टेड थे, गीता के कपड़े जो है वो हरजी देवा सोलंकी की बॉडी पर मिले थे, तो पुलिस ने गीता के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और पुलिस को गांव में पूछने से, पड़ताल करने से एक बड़ी ही शॉकिंग इन्फॉर्मेशन गीता के बारे में पता चली। वो इन्फॉर्मेशन क्या थी? वो इन्फॉर्मेशन ये था कि ये जो गीता है, इसका उसी गांव के रहने वाले एक नौजवान भरत लुमा अहीर से अफेयर था। और भरत लुमा अहीर से इस अफेयर के बारे में गीता के परिवार के लोगों को भी जानकारी थी, और इस बात को लेकर परिवार के बीच में तनातनी का माहौल भी रहता था। लेकिन गीता जो है वो बहुत डेस्परेट थी भरत से मिलने जुलने के लिए, और तमाम पाबंदियों के बावजूद, रोक टोक के बावजूद वो रुकती नहीं थी और भरत से हमेशा ही मिलने की कोशिश किया करती थी। अब पुलिस ने भरत के बारे में, जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने भरत को ढूंढना शुरू किया, बट शॉकिंगली जिस तरह से गीता गायब थी उसी तरह से भरत भी गायब था। पुलिस ने अब भरत को ट्रेस करने की कोशिश शुरू की, उसके मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया, और जैसे ही मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस पर लगाया गया तो उसकी लोकेशन बनासकांठा के पालनपुर रेलवे स्टेशन के आसपास मिली। पुलिस को एक बात समझ में आ गई कि ये भरत जो है वो भाग रहा है। तभी रेलवे स्टेशन के आसपास इसकी लोकेशन है, और जहाँ का ये रहने वाला है, पाटन का, जाखोत्रा का, वहाँ से काफ़ी दूर है। तो पुलिस ने फ़ौरन जो है, पुलिस की एक टीम वहाँ के लिए रवाना हुई, बनासकांठा के पालनपुर के लिए। और पालनपुर रेलवे स्टेशन पर सिर्फ भरत ही नहीं, बल्कि भरत के साथ वो महिला भी मिल गई जिस महिला को पहले मरा हुआ समझा गया था, यानी गीता। अब सवाल यह है कि गीता अगर भरत यानी अपने प्रेमी के साथ पालनपुर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी, तो फिर वो लाश पर गीता के कपड़े कहाँ से आए? तो जब पूछताछ हुई तो पूरी कहानी साफ हुई। गीता चूंकि भरत से प्यार करती थी और भरत के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, तो उसे और भरत को ये लगता था कि अगर वो यहाँ से भाग भी जाते हैं तो घर वाले पीछा करेंगे, परेशान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, चैन से जीने नहीं देंगे, तो क्यों ना वो अपनी डेथ जो है वो फेक करे, यानी दुनिया को ये बताए कि मैं तो मर गई हूँ, और लोग अब उसे ढूंढना ही बंद कर दें। कुछ इसी प्लानिंग के तहत गीता ने और उसके प्रेमी भरत ने, इन दोनों ने मिलकर वो साजिश रची थी, और इन्होंने ये प्लान किया था कि वो गीता की कदकाठी का कोई भी पुरुष या महिला ऐसे किसी आदमी को ढूंढेंगे जिसको आसानी से शिकार बनाया जा सकेगा, और फिर उसकी बॉडी को आग के हवाले कर देंगे, जिससे उसकी पहचान भी नहीं हो पाएगी। जिस रोज़ ये हत्या हुई उसी दिन रात को भरत ने और गीता ने अपने उस टारगेट को, हरजी देवा सोलंकी को, देख लिया था। और चूंकि हरजी देवा सोलंकी की कदकाठी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं थी, तो भरत को और गीता को ये लगा कि वो उसको ओवरपावर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो पहले उन्होंने स्ट्रैंगुलेट करके उसकी जान लेने की कोशिश की। वो बेहोश हो गया, मौत उसकी नहीं हुई थी, लेकिन फिर उसको गांव के ही एक कोने में अपने मकान के पिछले हिस्से में लाकर ये जो गीता है और उसका प्रेमी भरत, इन दोनों ने मिलकर उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। और लाश को आग के हवाले करने से पहले गीता के जो कपड़े थे, जो लहंगा चोली और जो चांदी के पायल वगैरह थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस आदमी को, हरजी देवा सोलंकी की बॉडी को, या तब तो वो जिंदा था, बल्कि हरजी देवा सोलंकी को पहना दिए, और उसके बाद आग लगा दी पेट्रोल डालकर। रात को ये आग जो है तकरीबन 1 घंटे के आसपास जलती रही, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोल का प्रभाव कम हुआ, चूँकि बॉडी में भी पानी होता है, आप सबको पता है, तो वो आग बुझ गई। तो डेड बॉडी जो है वो पूरी तरह से राख में तब्दील नहीं हुई, वो हो भी नहीं सकती थी। जली हुई हालत में वो डेड बॉडी मिली, जिसमें गीता के कपड़े और पायल वगैरह मिले। और इस तरह से एक बेगुनाह बेकसूर शख्स का, जिसका किसी मामले से कोई लेना देना नहीं था, उसकी हत्या इन दो लोगों ने कर दी, सिर्फ अपने आगे की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए। और फिर दोनों, प्रेमी और प्रेमिका, घर से भाग निकले। उन्हें उम्मीद थी कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन तफ्तीश हुई तो वो पकड़े भी गए, गिरफ्तार भी हो गए। तो ये थी पूरी कहानी। ऐसी कहानियाँ पहले भी सुनने को आई हैं, लेकिन हर कहानी अपने आप में यूनिक होती है और हैरान भी करती है। हैरान इसलिए करती है क्योंकि हमारे और आपके जैसे आम लोग जो क्रिमिनल माइंडेड नहीं हैं, वो इस बात को यकीन नहीं कर पाते कि कोई किसी की हत्या इतनी आसानी से अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है। आत्मरक्षा में किसी की जान ले लेना या गुस्से में आकर कभी कोई कुछ कर डाले, वो एक चीज़ होती है, अलग चीज़ होती है। लेकिन प्री प्लान्ड तरीके से किसी बेगुनाह आदमी को टारगेट करना, उसको मार देना सिर्फ इसलिए कि मेरा भला हो जाए, ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं? इस बात पर हैरानी होती है। और यही वो हैरानी वाला जो पहलू है, वो मुझे भी प्रेरित करता है कि मैं आप लोगों को इस तरह की अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाऊँ।
तो आइए, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने सुनाई थी वो प्रीवियस स्टोरी एक मर्डर केस के बारे में थी। नाला सोपारा के पास का मामला था मुंबई का, और उस केस पर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग उस केस को आपने नहीं सुना है तो क्राइम तक की प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को ज़रूर सुनिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो स्टोरी एक आई ओपनिंग स्टोरी है और आप सारे लोगों को कुछ ना कुछ इंसाइट उस स्टोरी से मिलेगा ज़रूर। तो कुछ कमेंट उस पर आए हैं, उस स्टोरी पर। आइए कमेंट पढ़ते हैं। सच ए स्ट्रेंज जनरेशन हु इज़ इन्वॉल्विंग इन सच शेमफुल एक्ट्स, ऐसा समीर खान साहब ने लिखा है। कल्पना भाटिया ने भी कमेंट किया है, दिमाग से पैदल लोग ही ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। दिमाग से पैदल जो है एक मुहावरा है जो बिहार झारखंड के इलाके में बड़ा चलन में है। और कल्पना जी, आप कहाँ की है ज़रूर बताइएगा। कल्पना भाटिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और दिमाग से पैदल मतलब जिसे कहते हैं ना बेवकूफ़, जिनकी समझदारी नहीं होती, उनको कहते हैं। पीके चंद्रा साहब ने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। देव कुमार सिविल वर्क के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि सर रिश्तों में विश्वास और मान सम्मान खत्म होता जा रहा है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो अपने मान सम्मान और रिश्तों को निभाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पूरी दुनिया जो है वो बुरी हो गई है या बिल्कुल गर्त में चली जा रही है, ऐसे नहीं है। अच्छे लोग भी हैं। बहुत बुरा हुआ उन बच्चों के साथ जिनसे उनकी माँ छिन गई। बिल्कुल, जो कत्ल की घटना हुई थी, प्रीवियस स्टोरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें एक महिला के मर्डर की स्टोरी थी। तो उस महिला के बच्चे तो जाहिर है अपनी माँ को गंवा बैठे। तो ये अपने आप में बहुत दुखद बात है जो सारंग चौहान साहब ने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया है, मतलब इस बात को सामने रखा है। गोपाल जी का कमेंट है, गोपाल रावल फ्लोरिडा से, इन्होंने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि आप अपना काम जारी रखिए, नो प्रॉब्लम। इन्होंने किस संदर्भ में ये बात लिखी मैं समझ नहीं पाया। हो सकता है इससे पिछले स्टोरी में कोई कमेंट अगर उन्होंने किया हो, मैंने जवाब दिया हो, उस पर इन्होंने लिखा है कि मैं जो है बोलता रहूं, अपना काम करता रहूं, और उन्होंने कुछ लव इमोजीज भेजे हैं। थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। रमेश नाकल साहब का कमेंट है, जय श्री राम कहते हैं ये, मेरी ओर से भी आपको जय श्री राम। होमी राय साहब का कमेंट है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदी क्रिएट्स आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है, घटना बहुत दुखद है, भरोसा तोड़ने से पहले अंजाम भी सोच लिया जाना चाहिए, ऐसा किसी हमारे दर्शक ने लिखा। उनका नाम है मोहम्मद समथिंग, मोहम्मद के बाद ज़ीरोज़ लिखा हुआ है, अब जोरेज़ लिखा है। तो जोरेज़ अगर कोई नाम होता हो मुस्लिम नेम तो मुझे नहीं पता, अदरवाइज़ फ़िरोज़ अफरोज़ ये तो मैंने सुना है, जोरेज़ है इनका नाम। तो एनीवे बताइएगा मोहम्मद जोरेज़ साहब, क्या आपकी आईडी जो है उसमें नाम मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं। उमेश भूया साहब ने भी कमेंट किया है, ये मेरे होम स्टेट से हैं, झारखंड से रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका उमेश। प्रकाश एचपी का कमेंट है, हैट्स ऑफ टू पुलिस, वो लिख रहे हैं। उपमा वत्स की आईडी से गौरव वत्स रेगुलर कमेंट करते हैं, ये शायद गौरव की बहन या वाइफ कोई होंगी जिनका आईडी गौरव इस्तेमाल करते हैं। गौरव, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने आईडी से कमेंट क्यों नहीं करते, उपमा वत्स के आईडी से क्यों कमेंट करते हैं। और इन्होंने ये कहा है कि जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, इस तरह की हरकत और घटनाएं जो है वो जानवर करते हैं, इंसान नहीं करते हैं। मतलब वो बहुत ही विचलित थे उस खबर को सुनकर। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। उद्रेश बिंद साहब हैं, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन की दाद दे रहे हैं। प्रदीप भांबू जी, डीएस भक्ति, भास्कर अरगड़े साहब का कमेंट है, अभिषेक भार्गवा का कमेंट है। स्पिन अटैकर के नाम से एक आईडी है, ये ऑब्वियसली क्रिकेट प्रेमी होंगे, स्पिन अटैकर के नाम से इन्होंने आईडी बना रखी है। बहुत बहुत स्वागत आपका, और बहुत लंबा इन्होंने कमेंट किया। अच्छा, इन्होंने अपना नाम भी लिखा है, आईडी इनका स्पिन अटैकर है लेकिन इनका नाम है पूजा बिष्ट, हल्द्वानी, नैनीताल। तो हो सकता है कि कोई लेडी क्रिकेटर हो। तो बहुत बहुत स्वागत आपका पूजा, अगर आप क्रिकेट खेलती हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ब्रिजेंद्र सिंह ने भी कमेंट किया है, स्वागत। मुकेश यादव, और इसके अलावा प्रांजल का कमेंट है, जीडी फंदन के नाम से एक आईडी है। विनय नासवाले साहब, रेखा भट्ट, निरंजन, जया अवस्थी, चांद खान साहब का कमेंट है, मिस्टर अंश तिवारी, और एक हमारे और दर्शक हैं, पाओ के नाम से एक आईडी है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है और उन्होंने कमेंट किया है। ओवरऑल डेवलपमेंट के नाम से एक आईडी है और उन्होंने लिखा है कि आप मेरा नाम लीजिए, आईडी से मुझे कौन जान पाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। लेकिन नाम तो तब लूँ जब आप अपना नाम अलग से मेंशन करें, इन्होंने कमेंट में नाम लिखा ही नहीं है। अब जो आईडी है उससे नाम जो है वो रिट्रीव कर पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आईडी में नाम, सरनेम, गांव, ज़िला, सब जगह का नाम कई बार जुड़ा हुआ होता है। तो आप अपना नाम ज़रूर लिखिए दोस्त, तभी तो नाम लूँगा। सुरिंदर कौर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और शुभम निषाद का कमेंट है। सचिन यादव लिख रहे हैं कि हर जगह जंगल राज चल रहा है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है और बहुत सारे लोगों को
मैं थैंक यू भी कहना चाहता हूँ। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में नहीं पढ़ सकता, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि इस सिलसिले को बरकरार रखिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।